गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि पुलिस एनकाउंटर क्यों करती है। इसकी हम बेसिक जानकारी जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। सामान्य तौर पर तो सभी जानते हैं कि पुलिस एनकाउंटर क्यों करती है, लेकिन उसका बेसिक रीजन क्या है। बेसिक रीजन सामान्य भाषा में आप जानते हैं कि जो आपका कोर्ट है, कोर्ट की व्यवस्था कुछ ऐसी है जिसके कारण पुलिस एनकाउंटर करती है। लेकिन बेसिक क्या है, क्या इसका इतिहास था, क्या प्रोसेस थी, हमने कानूनी विधियों को कहां से लिया था, कैसे बनाया था, किस तरीके से विधियों को निर्माण किया गया, और वर्तमान में हमारे भारत की कोर्ट व्यवस्था क्या है। तो साथ साथ में हम कोर्ट व्यवस्था पर भी हम बात करेंगे कि कोर्ट व्यवस्था कैसी है और उस पर क्या बदलाव होना चाहिए, क्या चेंज होना चाहिए, जिससे ये सारी चीज सही हो जाए, ताकि पुलिस ऐसा कदम ना उठाए, है ना। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो एक मुद्दा बना हुआ है, खैर अब तो ये क्लियर हो चुका है, विकास दुबे, है ना। आप जानते हैं कि विकास दुबे काफी बहुत बड़ा गुंडा था, है ना, उत्तर प्रदेश का, जिसको पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। तो बेसिकली क्या हुआ था कि ये आप जानते ही होंगे, वैसे न्यूज वगैरह में तो आपने सुन ही लिया होगा कि उज्जैन में चला गया था। उज्जैन वो इसलिए आया था क्योंकि मध्य प्रदेश की जो पुलिस है वो उत्तर प्रदेश की पुलिस से कहीं थोड़ी सी शांत है ना। तो उसने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आकर खुद अनाउंस किया कि मैं विकास दुबे हूँ, अपना ओरिजिनल नाम वहां पर दर्ज कराया ताकि पुलिस मेरे तक पहुंचे और मुझे पकड़कर कस्टडी में ले ले, और कस्टडी में लेने के बाद फिर केस चलता रहे। क्योंकि फिर इसके बहुत सारे वकील आ जाते पैसा लेकर, और वकील इसका केस लड़ते रहते, और डेट पे डेट पोस्टपोन होती जाती, है ना। तो इसका ये बड़ा गेम प्लान था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश की पुलिस ने पकड़ा और उत्तर प्रदेश की पुलिस को सौंपा बॉर्डर पर, और कानपुर पहुंचने से पहले ही इसको एनकाउंटर में मार दिया, है ना। पुलिस कह रही है कि एक्सीडेंट हो गया, कार पलट गई, है ना। ऐसी बहुत सारी बातें आ रही हैं। टोल प्लाजा वाला कह रहा था कि जिस कार में ये था वो कार पलटी ही नहीं थी, है ना। तो पुलिस वालों ने ये बयान दिया कि हम लोग बीच बीच में कार बदलते रहते हैं ताकि कोई शक की गुंजाइश ना रहे, है ना। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम मेन बेसिक रीजन पर बात करेंगे। जो इसका बेसिक रीजन है वो क्या है। सामान्य तौर पर तो आप जानते हैं कि कोर्ट का कुछ ऐसा सिस्टम है, कोर्ट की कुछ ऐसी व्यवस्था है, न्यायालय की कुछ ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण ये हमें करना पड़ता है। अब इसमें एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो मैं आपको बताता हूं कि हमारा जब भारत 1947 में आजाद हुआ, आजाद होने के बाद हमारे भारत में कुछ भी नहीं था। ना संविधान था, ना कानून था, ना विधि थी, ना कोई नियम था, ना कोई सरकार थी, कुछ भी नहीं था। ओवरऑल जब कुछ नहीं था तो किसी भी देश को चलाने के लिए हमें बहुत सारे देशों से अलग अलग चीजों को लिया, है ना। जैसे कि मेरा एक लेक्चर आया था संविधान में विदेशी स्रोत, तो विदेशी स्रोत में मैंने सब कुछ बताया है कि हमारे भारत में सारी चीजें हमने कहां कहां से ली, चुनाव कहां से लिया, राष्ट्रपति का पद कहां से लिया, संविधान संशोधन कहां से लिया, कानून विधि, कोर्ट व्यवस्था, संसद व्यवस्था कहां से ली, प्रधानमंत्री का पद कहां से लिया, सब कुछ बताया है। तो हमारे भारत में अंग्रेजों का शासन था, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अंग्रेज जो थे ये 1600 के लगभग आ चुके थे, और इसके बाद 1947 तक इन्होंने राज किया, है ना। बहुत एक लंबी अवधि तक राज किया। जब लंबी अवधि तक राज किया तो यहाँ पर सारे कानून, उनके विधियां लागू हो चुकी थी। किसकी? अंग्रेजों की। जब अंग्रेजों की सारी विधियां लागू हुई, कानून लागू हुए, तो उन्होंने अपने क्या बना लिए? कोर्ट बना लिए, या मैं कहूँ न्यायालय बना लिए। जब न्यायालय बना लिए तो आप मुझे बता दो कि ये न्यायालय क्या अंग्रेजों के खिलाफ था या भारतीयों के खिलाफ था? ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि ये जो न्यायालय था ये नाम मात्र के लिए न्यायालय था, बल्कि ये करता क्या था? करता था अन्याय। क्योंकि न्याय चलाने वाला एक ही व्यक्ति था, कौन? ब्रिटिश, इंग्लैंड के लोग। और जो न्याय होता था वो किन पर होता था? भारतीयों पर होता था, इंडियन पर होता था। तो आप मुझे बता दो कि ये जो न्यायालय है ये भारतीयों के पक्ष में न्याय देगा, तो ये न्याय सही देगा कि गलत देगा? अगर सही देता तो आप भारत को गुलाम क्यों बनाते? अगर आपकी नीति सही होती तो आप भारत को गुलाम क्यों बनाते? नीति सही नहीं थी तो न्याय भी सही नहीं था। कितने सारे लॉ, रोलिंग एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया, है ना,
1861 का एक्ट आया, और सारे जो 19 एक्ट है मैंने आपको बताए, रेगुलेटिंग एक्ट है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, पिट्स एक्ट है, भारत शासन अधिनियम है, 1600 का एक्ट है, 1909 मार्लिमेंटो का सुधार है, मार्लिमेंटो एक्ट है, चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू एक्ट है ना, 1935 भारत शासन अधिनियम है, 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है। ऐसे कितने सारे एक्ट इन्होंने बनाए। तो ये एक्ट किसी भी प्रकार से भारतीयों के पक्ष में नहीं थे, बल्कि ये भारतीयों पर दमनकारी नीतियों को लागू करते थे, न्यायालय द्वारा लागू किया जाता था, और अंग्रेज इसमें काम करते थे। तो कुछ चंद अंग्रेज ब्रिटेन से आते थे, बड़े बड़े पदों पर बैठते थे, क्योंकि बड़े पद पर भारतीय नहीं जा सकता था। भारतीय केवल काम करेगा, मजदूरी करेगा, काम करेगा, रेल लाइन बिछाएगा, है ना, सभी काम करेगा, और उसका जो मुनाफा है वो इंग्लैंड के लोग ले जाएंगे, अंग्रेज ले जाएंगे। अगर यहाँ पर कुछ पढ़े लिखे भारतीय नियम कानून बताते हैं तो वो चीज न्यायालय में जाती थी और उसको खारिज कर दिया जाता था, खारिज कर दिया जाता था भारतीयों के पक्ष में। जैसे आपने सुना होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जब जलियांवाला बाग हुआ तो उसके लिए हंटर कमेटी बनी, हंटर आयोग बना, और उसमें इस न्यायालय में अंग्रेजी जज ने क्या कहा, अंग्रेजी जज ने कहा कि जो जनरल डायर है, वैसे तो दो डायर थे, जनरल डायर था और REH हैरी रेनिगल डायर था, दो डायर थे। तो उन्होंने जो काम किया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो जनरल डायर के आदेश पर हुआ था। तो न्यायालय ने कहा कि जनरल डायर ने जो काम किया वो सही था, बल्कि तरीका गलत था, और ये कहकर उसको छोड़ दिया। अब आप सोचिए कि इतनी सारी हिंसक घटनाएं हुई, भारतीय इतने लोग मारे गए, इसका उन्हें कोई दुख नहीं है, बल्कि उसे सही बता के यहां से कहां भेज दिया, ब्रिटेन भेज दिया, ताकि भारतीय लोग को उसे कोई मार ना सके। लेकिन हमारे भारतीयों ने उसे इंग्लैंड में भी जाके नहीं छोड़ा था और 1940 में मार दिया था। उसका नाम था ऊधम सिंह। ठीक है, तो इस तरीके से जब न्यायालय काम करता था उस समय, तो ये जो न्यायालय है ये केवल और केवल गलत नीतियां बनाता था। किसके लिए? भारतीयों के लिए। इनके लिए सही नीतियां थी सारी, लेकिन भारतीयों के लिए सारी नीतियां गलत थी। अब जब ये गुलाम से हम आजाद हुए 1947 में, जब हम आजाद हो गए तो हमें भी क्या चाहिए था? कोर्ट चाहिए था, नियम चाहिए था, कानून चाहिए था, विधि चाहिए थी। ठीक है, ये सब चाहिए था। तो हमने ये सब कहां से ले लिया? हमने ये सब ले लिया, इन्हीं से ले लिया, अंग्रेजों से ले लिया। अंग्रेजों से लेने का उद्देश्य ये था कि यार चलो कोई देश ऐसा है जिस देश ने सारे विश्व को गुलाम बना लिया, तो इसकी जो नीति है, कानून है, नियम है, ये सब अच्छे होंगे। इसलिए हमने बहुत सारी जो विधियां हैं वो कहां से ले ली? अंग्रेजों से ले ली। अब अंग्रेजों से सेम कॉन्सेप्ट को कॉपी कर लिया, सारे नियम कानून कॉपी कर लिए, और ये न्यायालय भी कॉपी कर लिया। अब न्यायालय में क्या होता था उनके समय कि कोई याचिका भारतीय व्यक्ति अगर अपील करता था तो वो सबसे अच्छा जो इसका उदाहरण है वो ये है कि भारतीय ने अगर कोई याचिका न्यायालय में दायर की तो अंग्रेज लोग क्या करते थे, अंग्रेज जज लोग क्या करते थे, वो ये करते थे कि उस पर डिसीजन नहीं देते थे, उस पर डिसीजन ही नहीं देते थे। उनने कहा कि अगर हम डिसीजन अगर देंगे तो डिसीजन या तो इनके पक्ष में देना पड़ेगा भारतीयों के, और पक्ष में दिया तो लफड़ा है। और हम अगर हमारे पक्ष में लेते हैं तो कुछ जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जैसे राजा राम मोहन राय हैं, गांधी जी हैं, BR अम्बेडकर हैं, अबुल कलाम आजाद है, तो ऐसे लोग क्या कर देंगे? विद्रोह कर देंगे। समस्या खड़ी हो गई। तो सबसे बेहतरीन उपाय इनने क्या कहा? इनने क्या सोचा कि कोई भी अगर याचिका आती है तो हमको कुछ नहीं करना, हमको इसे क्या करना है? बढ़ाते जाना है। हमको इसे बढ़ाते जाना है और डेट पे डेट, तारीख पे तारीख देती जाने हैं। बस ये करते जाना है, जिससे क्या होगा कि हम हमारा जो काम कर रहे हैं भारतीयों पर, मतलब हमारी जो दमनकारी नीतियां हैं भारतीयों पर, वो लगातार चलती रहेंगी। हम ज्यादा से ज्यादा दोहन करते जाएंगे, और अगर ये कहेंगे कि हमें न्याय दो, तो हम कहेंगे कि भाई याचिका तो दायर है, न्याय हम कर रहे हैं। अभी क्या चल रही है? इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बस एक ही शब्द दे देंगे कि भाई पुलिस जो प्रशासन है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, थोड़ा और रोको कर करके 200-250 साल राज करके चले गए। सारे भारत को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, पूरा सोना चांदी हीरा जवाहरात सब कुछ लूट लाट के ले गए। अब वही सिस्टम का जो कोर्ट का सिस्टम था हमने कॉपी कर लिया। अब आज आप देखते हैं कि कोई भी कानून अगर अपनी सुनवाई देता है तो जिस दिन वो याचिका
दायर होती है, आपने कभी भी सुना हो उस याचिका का जो परिणाम है, वो परिणाम है कभी भी तुरंत नहीं आता। छोटे से छोटा भी जो परिणाम है वो तुरंत नहीं आता। अगर किसी व्यक्ति ने सामान्य चोरी की है तो पहले चोरी करेगा, फिर उसको पुलिस ढूंढेगी, फिर उसको पुलिस पकड़ेगी, पकड़ने के बाद जेल ले जाएगी, मतलब जेल नहीं सॉरी लॉकअप में रखेगी, लॉकअप में रखने के बाद फिर 24 घंटे बाद मन हुआ तो, नहीं तो इसमें क्या रहता है, पुलिस वाले क्या करते हैं, जितनी जो डेट है उस डेट को पोस्टपोन कर देते हैं। वैसे नियम क्या है कि 24 घंटे में आपको कोर्ट के सामने उस व्यक्ति को पेश करना पड़ेगा, लेकिन किस 24 घंटे को, जिस टाइम को पुलिस ने लिखा है एफआईआर में। एफआईआर मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर में अब किसी भी व्यक्ति को पकड़ लाए, दोषी को कस्टडी में रखे हुए हैं, एफआईआर में टाइम ही नहीं लिख रहे। 1-2 दिन अच्छा मारा कूटा, उसके बाद दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन का टाइम लिख दिया और चौथे दिन जाकर उसको पेश कर दिया। इसने उसकी हड्डी पसली कर दी उनने। फिर उसके बाद जो कोर्ट है वो कोर्ट कह देगा कि, क्योंकि देखो यहां पर क्या है, समस्या हो जाती है जब कोई भी गलत चीजों को लिख दिया जाता है तो समस्या हो जाती है। फिर कोर्ट क्या करता है, उस पर इन्वेस्टिगेशन कराता है, और इन्वेस्टिगेशन कराता है तो फिर समय लगता जाता है। अगर कोई चीज सही तरीके से तुरंत अगर आप कर दें तो वो सही से हो जाती है। अगर उसमें थोड़ा सा डिले होता है तो उसमें बहुत सारे जो तथ्य हैं, एक तो ये दोषी हो गया, दोषी के कुछ सपोर्ट वाले चाहने वाले होंगे, वो कुछ ना कुछ करेंगे, पुलिस कुछ ना कुछ करेगी, पुलिस के कुछ व्यक्तियों से गलती हुई है तो वो गलतियों को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो बहुत सारे सबूत इसमें मिट जाते हैं, बहुत सारे सबूत इसमें बन जाते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें हो जाती हैं इतने समय में, और फिर कोर्ट उलझ जाता है। जब कोर्ट उलझ जाता है तो कोर्ट फिर परिणाम नहीं दे पाता, फिर वो एक ही चीज कर पाता है, तारीख, डेट पे डेट बढ़ती जाती है। अब आप इस एक छोटे से एग्जांपल से समझिए, जो निर्भया का केस जो हुआ, उसमें अपराधी जो थे वो कुछ ही दिन में पकड़े हो गए, और ये दुनिया को पता है कि इन्होंने रेप किया था, पूरी पुष्टि हो गई, सबूत मिल गए, सब कुछ हो गया। फिर फांसी अब क्यों हुई इतने साल बाद, इतने 8-10 साल बाद फांसी क्यों हुई? तभी क्यों नहीं हो गई उतनी उसी समय में? मैं कहता हूं उसी समय में नहीं, उसी साल कर देते, उसी 6 महीने में कर देते, दूसरे साल कर देते। ये इतने साल क्यों लग गए, क्या कारण है? जबकि सारी खुली किताब थी आपके सामने। तो कुछ नहीं है, जो कोर्ट का सिस्टम है, व्यवस्था है, वो व्यवस्था ही गड़बड़ है। और ये क्यों गड़बड़ है? क्योंकि हमने अंग्रेजों से कॉपी कर ली। किससे कॉपी कर ली? अंग्रेजों से कॉपी कर ली। और अंग्रेजों का जो कानून था वो ऐसा ही था, पोस्टपोन करने का। अगर इस कानून में थोड़ा सा भी सुधार लाया जाए, थोड़ी सी भी मतलब कॉम्प्लेक्सिटी लाई जाए, ऐसे कड़ा किया जाए, तो मैं डेफिनेटली कहता हूं कि ये सारी चीजें सही हो जाएंगी। एक तो समस्या ये भी है कि ये जो चीजें हैं ये एक सामूहिक रूप से काम नहीं करती। जैसे आपने देखा है, मैं मानता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये कोर्ट सर्वोपरि है, कोर्ट जो व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सर्वोपरि है। अगर ये सर्वोपरि है तो आप मुझे बता दीजिए कि आर्मी ने अपना जो कोर्ट है वो अलग से क्यों बनाया? आर्मी की जितनी भी चीजें हैं वो भारतीयों के किसी भी चीज से लेना देना नहीं होता, चाहे उनका खाना हो, चाहे उनको वाइन देना हो, चाहे उनको मेडिसिन देना हो, चाहे उनके डॉक्टर हो, चाहे उनका कोर्ट हो, चाहे उनका रोड बनाने वाला विभाग हो, चाहे उनके इंजीनियर हो, चाहे उनके नेटवर्क सिस्टम हो। वो खुद का नेटवर्क लेके चलते हैं मोबाइल के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। तो वो क्यों नहीं करते हैं ऐसा? क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो सिस्टम है ये सब करप्ट है, इस सिस्टम को अपडेट होना है। और अगर वही है, संसद में कोई नियम पास करके अपडेट कर देंगे तो सारी जनता चिल्लाने लगेगी कि अरे ऐसा क्यों कर दिए, ऐसा क्यों हुआ, ये तो हमारे पक्ष में नहीं था, ऐसा वैसा, दुनिया भर की बातें। और पहली बात तो जो संसद में सांसद बैठे हैं वो भी नहीं चाहते कि हम इस दुनिया के मुद्दे में फंसें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को क्या किया जाना चाहिए? चेंज। अब चेंज कैसे होगा? इसमें बहुत सारे कानूनों में सुधार होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? सुधार होना जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बस यही है कि ये जो व्यवस्था है इसको एक दूसरे से इंटरलिंक करना होगा। जैसे अगर पुलिस प्रशासन कोई भी गड़बड़ी करता है तो आप मुझे ये बता दो कि आप उसकी शिकायत करने कहां जाओगे? कोई डिपार्टमेंट है? अगर मान लो कोर्ट ने कोई गलत डिसीजन दे दिया, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने, फिर आप क्या करेंगे? पुलिस के पास शिकायत करेंगे। मतलब कहने का अर्थ है कि शासन
में जितने भी डिपार्टमेंट है वो एक दूसरे पर इंटरलिंक नहीं है। एक दूसरे का अगर आप एक अगर कुछ गलत करता है तो उसके लिए दूसरा विभाग सपोर्टेबल नहीं है। पुलिस कुछ गलत करती है तो ऐसा कोई विभाग नहीं है कि जहां जाकर, अब आप आर्मी थोड़ी जाएंगे कि वहां जाकर आप इन चीजों को कहें। तो यहां तक आपको बात क्लियर है, बात समझ में आई कि ये जो इनकी न्याय व्यवस्था थी उसको कॉपी कर लिया, जिसका सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पुलिस को ये काम करना पड़ता है, ये पुलिस को ये काम करना। मैं यहां पर किसी भी व्यक्ति का, डिपार्टमेंट का, स्थान का पक्षपात नहीं कर रहा। मैं यहां पर जितनी बातें हैं, खुली बातें हैं, सही बातें हैं, उनको उजागर कर रहा हूं। तो पुलिस इनकाउंटर इसलिए करती है ताकि, अब जैसे मान लो इसे हम यहां ले जाते, तो क्या होता, वही प्रोसेस चलती रहती, बहुत सारे सबूत इसके मिटते, बहुत सारे सबूत इसके बनते, और अंततः ये तक साबित कर दिया जाता कि ये व्यक्ति क्रिमिनल नहीं है। बहुत सारे ऐसे तथ्य दे दिए जाते, जहां पर जो पुलिस वालों की हत्या हुई थी वहां ऐसा तक दिखा दिया जाता कि भाई उस समय तो ये कहीं और थे, कहीं और का टिकट वगैरह बनवा लेते। आपने मूवी में सब देखा होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जो व्यवस्था है इसको बदलना सबसे अहम साबित होगा इस कानून प्रोसेस में, क्योंकि एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूं, इससे आप सभी सहमत हो सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। और एक चीज और है, क्षेत्राधिकार भी बहुत कम है। आपने देखो, इतना बड़ा भारत है, विश्व की सबसे दूसरी ज्यादा जनसंख्या हमारे भारत में रहती है, और सुप्रीम कोर्ट केवल एक है। एक सुप्रीम कोर्ट इतना ज्यादा, जब इतने ज्यादा केस आएंगे, एक जज के हिस्से में लाखों केस रहते हैं, तो जब लाखों केस रहेंगे तो वो क्या करेगा, पोस्टपोन करेगा, तारीख पे तारीख बढ़ाएगा। तो ये समस्या आ जाती है ना। तो अभी राष्ट्रपति और संसद ने ये निर्णय भी दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की संख्या बढ़ाई जाए, एक नॉर्थ में हो, एक साउथ में हो, है ना, एक ईस्ट में हो, एक वेस्ट में हो, सभी जो अपने अपने क्षेत्रों को संभाले, हाई कोर्ट भी हो, सुप्रीम कोर्ट भी हो। इतने भी हो जाएंगे फिर भी जजों की संख्या कम होगी, है ना, क्योंकि जजों की संख्या जब पर्याप्त हो जाएगी तभी जाकर इन सारी चीजों में सुधार होगा। तो आई होप आपको कोर्ट की संपूर्ण व्यवस्था समझ में आई होगी कि कैसे क्या करती है, ठीक है, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि ये क्यों किया जाता है, और इसका इनकाउंटर क्यों किया है, इनकाउंटर क्यों किया है, इसके कारण। अगर ये सही होता, ये स्पॉन्टेनियस या स्वतः तुरंत सडनली अगर कोई जो डिसीजन है, रिजल्ट है, वो सही देता, तो इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ती। मैं मानता हूं कि ये गलत है, लेकिन इससे भी ज्यादा गलत इसका सिस्टम है, इसलिए इसको सही माना जाता है। क्योंकि नीति शास्त्र में और एथिक्स में मैंने आपको समझाया है कि जब कोई भी दो स्थितियां आती हैं तो उनमें से बीच का रास्ता निकालना सबसे सही होता है। क्योंकि संसार में कोई भी तथ्य पूर्णतः सही नहीं होता और कोई भी तथ्य पूर्णतः असत्य नहीं होता। इसकी तुलना में, पुलिस की तुलना में कोर्ट व्यवस्था सही है, ये मैं मानता हूं, लेकिन जब कोर्ट व्यवस्था के किसी कानून में कोई कमी है तो उसकी तुलना में ये सही हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कंडीशन पर। तो आई होप इस लेक्चर में ये छोटी सी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।